हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। अब देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जो समावेशी शिक्षा होती है, वो क्या कहती है कि एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करना, यानी बच्चा कैसा भी हो, गतिक रूप से दिव्यांग हो या फिर बच्चे को दृष्टिबाधिता हो, श्रवण बाधिता हो, सामान्य बच्चा हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, सभी के लिए एजुकेशन की बात कौन करती है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन ये पाठ्यचर्या के बारे में क्या बात करती है कि जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, मानक पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। मानक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड कर देना। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चा जो है एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता है ना। हर बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड होते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाएं, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मानक पाठ्यचर्या की बात की गई है ना, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकृत करना। ठीक है, देखिए, जो बच्चे होते हैं कभी भी इनकी योग्यता, कैपेसिटी के आधार पर आपको अलग थलग नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है बच्चे के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा फिर चीज़ों को सीखना नहीं चाहता है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, और ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड भी है ना। इसके साथ साथ जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी, वो क्या दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रावधान। देखिए, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है, जैसा बच्चा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कहती है कि सिर्फ जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, यानी कि जो डिसेबल चाइल्ड है, शारीरिक रूप से दिव्यांग हो सकता है बच्चा, ठीक है, या फिर जो है दृष्टि बाधित छात्र हो सकता है, श्रवण बाधित छात्र हो सकता है, सिर्फ उसी बच्चे को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बट कैसे एजुकेशन प्रोवाइड देनी है, एज पर नीड। ठीक है, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को चीज़ें भी प्रोवाइड करना। मान लीजिए आपकी क्लासरूम में एक शारीरिक गतिक दिव्यांगता वाला छात्र है, तो उसको जो व्हील चेयर वगैरह होती है, ठीक है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लासरूम की व्यवस्था होती है आप नीचे फ्लोर पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी क्लासरूम में एक श्रवण बाधित छात्र है, तो उसके लिए आप जो है चित्रात्मक जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पा रहा है चीज़ों को, बट देख के तो सीख सकता है, तो जो चित्रात्मक चीज़ें होती हैं वो बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं उनके लिए आप ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, जो स्पर्श करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनको कि टच करके बच्चा चीज़ों को सीख पाए, ठीक है, उस तरीके की सामग्री बच्चे के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना है। यही बात कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर सी भी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कौन करती है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या रखा था, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान। हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसके अंतरों की पहचान कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको जो चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। अजर्शन और डिजन वाला क्वेश्चन है आपका। अजर्शन क्या दे रखा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए, जो लैंग्वेज और जो हमारी थॉट होती है, यानी जो भाषा और विचार होती है, इस पर जो जीन प्याजे और जो ले वाइगोस्की, इनके जो विचार हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। जो जीन प्याजे हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, जो हमारी भाषा होती है, ये हमारे विचार से आती है, यानी हमारे थॉट से जो है हमारी लैंग्वेज आती है। जो हमारा विचार होता है, जिस तरीके का हमारा विचार होगा उस तरीके की हम लैंग्वेज भी बोलेंगे, उसी तरीके की हम भाषा भी बोलेंगे। ये बात कौन कहता है, आपके जीन प्याजे कहते हैं। ठीक है, कि थॉट प्रोसीड करता है लैंग्वेज को, थॉट से लैंग्वेज आती है। बट लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से याद रखते हैं। एल से क्या हो गया आपका, लेव वाइगोस्की। और ये क्या कहेंगे कि लैंग्वेज से थॉट आती है, यानी जो हमारी भाषा होती है वो निर्धारित करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे।
ठीक है। तो दोनों लोग के जो विचार हैं वो यहाँ पर अलग अलग हैं लैंग्वेज और थॉट को लेकर के। जीन पियाजे कहेंगे कि थॉट से लैंग्वेज आती है, बट जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहेंगे कि लैंग्वेज से थॉट आती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अजशन क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। जो लैंग्वेज और थॉट है वो उसको उसके विचार को लेकर के जो जीन पियाजे और जो लेव वाइगोस्की इनके दृष्टिकोण में क्या है, भिन्नता है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। देखिए ये भी बात यहाँ पर सही है। जो डिस्कवरी लर्निंग होती है जिसमें कि बच्चा क्या करता है, कुछ एक्टिविटी करता है ना, खुद चीज़ों की खोज करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है और चीज़ों को कुछ एक्टिविटी करके सीखता है। तो ये भी बात यहाँ पर सही है, बट एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, यहाँ पर लैंग्वेज और थॉट की बात हो रही है और यहाँ पर बच्चे के सीखने की बात हो रही है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर सही है, बट एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिससे भारत के विभिन्न त्योहारों तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात हो जाएगी, क्योंकि जो टीचर है वो जो है विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान कर रहा है, इसके साथ साथ जो विभिन्न त्यौहार है उनका भी यहाँ पर सम्मान कर रहा है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जो बच्चा होता है जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से चीज़ों को सीखता है तो सहयोगात्मक अधिगम ही वहाँ पर हो रहा होता है बच्चे का, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के भी संस्कृति के बारे में जान पाता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को सीख पाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर विविधता का सम्मान, बिल्कुल सही बात। अभी ये चीज़ मैंने आप लोग साथ में डिस्कस की कि जो टीचर है वो किसी एक संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहा है, सभी संस्कृतियों का, ठीक है, सभी संस्कृतियों का यहाँ पर सम्मान की बात की जा रही है, सभी संस्कृतियों के कार्यक्रमों का वो आयोजन कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर जो है निकल करके सामने आएगी, जो है बच्चा यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानेगा, जो भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में जान पाएगा बच्चा। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। यहाँ पर फोर्थ दे रखा था रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पर स्टीरियोटाइप की कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से धारणाएँ चल रही हैं कि जो लड़के होते हैं वो घरों के बाहर के काम करते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के अंदर के काम करती है, ठीक है। तो क्या इसकी बात यहाँ पर हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ तो ऑप्शन आपका होना ही नहीं चाहिए, जो कि आपको सभी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था। आगे देखते हैं। अब फिर से जो है इंटरनल मोटिवेशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। पुरस्कार प्रदान करना, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कैसे होगा प्रेरित, एक्सटर्नल रूप से, यानी कि बाहरी रूप से अभिप्रेरित होगा, ठीक है। दंड देना, तो यहाँ पर भी बच्चा कैसे होगा, बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा, तो ये भी नहीं होगा। सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात, जिससे जो है बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बच्चा खुद सीखना चाहे, बच्चे को इंटरेस्ट है, ऐसा माहौल क्रिएट कर देना, ठीक है। तब बच्चा वहाँ पर क्या होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, उसे किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जो है चीज़ों को सीखना चाहेगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करना है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है ना। अब यहाँ पर जो बच्चा उसकी दृष्टि क्या है, थोड़ी सी कम है, यानी कि उसको देखने में जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चा होता है जो कि थोड़ा सा देखने में जिसको दिक्कत होती है बच्चे को, तो ऐसे में बच्चे को अगर थोड़ा सा लेंस वगैरह प्रोवाइड की जाए तो उसको थोड़ा सा देखने में हेल्प मिल सकती है ना। तो ये तो बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा
परिशिष्ट करना, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे को देखने में ही दिक्कत है तो बच्चा चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाएगा। तो ऐसे में जो टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है उसके साथ साथ वो अगर उसको एक्सप्लेन भी करता चले, ठीक है, बोलता भी चले, तो जो बच्चा है अगर वो सही से देख नहीं पा रहा है तो चीज़ों को सुन के समझ पाएगा, है ना। तो इससे भी बच्चे को हेल्प मिलेगी। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है, बहुत से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, कि यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो ऐसे में आप बच्चे को कोई भी दृश्यात्मक चीज़ दे दे, ठीक है, बच्चा उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। जब वो उन चीज़ों को देख पाता तब तो उनके बारे में समझ पाता, जान पाता। तो आप बच्चे को जो है बहुत सारे दृश्यात्मक चीज़ दे रहे हैं तो उसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं निकलेगा, सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चा जो उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा है। तो यही बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। यही जो है एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त समायोजन का साधन नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके ऑप्शन में। देखिए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। बाकी आपका फोर्थ वाला देखते हैं, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बच्चा जो है दूसरे बच्चों से अलग है, ठीक है, सामान्य बच्चों से क्या है, बच्चा अलग है, तो इसको जो है थोड़ा सा अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। क्योंकि जो बच्चे आपने देखा होगा जैसे कि जो आपका एग्जाम वगैरह भी होते हैं तो उसमें जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनके लिए जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य बच्चों से अलग है, ठीक है, उनको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे टाइम प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है वो किस पे आधारित है, एज पर नीड, जैसे जिसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो दृष्टिबाधित छात्र है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, ठीक है, अतिरिक्त समय भी दिया जाता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। एग्जाम वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है आपका यहाँ पर राइट दे रखा था। थर्ड वाला जो है आपका यहाँ पर गलत दे रखा था। थर्ड वाला जो है उपयुक्त समायोजन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है ये तीनों ही बातें जो है दृष्टिबाधित छात्र के लिए एक उपयुक्त समायोजन वाली बातें हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो टीचर है ना, बच्चे को जब भी रचनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा जो है एक ही क्वेश्चन के कई सारे मल्टीपल आंसर बता पाएगा, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, बिल्कुल सही बात है। जब भी बच्चा जो है क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, रचनात्मक सोच रखेगा, तो वो क्या करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, यानी एक ही समस्या को के जो है विभिन्न पक्षों पर विचार करेगा, एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसके बारे में थिंकिंग करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना। तो देखिए इसमें जो बच्चे की थिंकिंग है वो डेवलप ही नहीं होगी, है ना। सिर्फ बच्चा जो है जो आपने चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी सिर्फ उसी को वो रटता चला जाएगा, है ना, एक तरीके से जो है वो रिपीट करेगा, चीज़ों को दोहराएगा, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है कि इसमें जो है बच्चे की खुद की थिंकिंग विकसित नहीं होती है। तो ये आपका नहीं होगा। प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, यानी जो बच्चे ने रट रखा है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछना। तो फिर जो बच्चे ने रटाया उत्तर जो है बच्चा देगा, जो बच्चे ने रटी होंगी चीज़ें सिर्फ आपको वही बता पाएगा, है ना। कुछ उसका जो है थिंकिंग डेवलप ही नहीं होगा, कुछ उसके विचार सामने आएंगे ही नहीं। तो ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न देकर। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा। जैसे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, है ना। अब आपको पता होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप जो है उस पर एक ऑप्शन जो है फिलअप करके अपनी उम्र में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इसमें आपका दिमाग नहीं लगाना होता है आपको। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, उसमें तुक्का वगैरह आपने लगा के। तो इसमें जो है बच्चा वही रटी रटाई चीज़ें करता है। अगर उसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसका अपना दिमाग यूज़ नहीं करना होता है। बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट नहीं होती, उसने जो चीज़ें पहले पढ़ रखी होती है उसी पे जो है वो अपना तर्क लगाता है ना। तो यहाँ पर जो है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कौन सा विद्यार्थियों को सीखने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कौन सा जो है विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए जब बच्चा जो है एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि आपस में वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे की समझ होती है वो विकसित होती है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो भी अपना थॉट बच्चों के सामने रखता है और जो दूसरे
बच्चे होते हैं वो भी जो है अपने जो है थॉट रखते हैं, ठीक है, विचार रखते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे की समझ होती है वो विकसित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बच्चे को सीखने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमसे पूछा ही है कि कौन सा जो है बाधक होगा, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सहायता नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, परवाह व समानुभूति पर आधारित संस्कृति। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। समानुभूति का मतलब क्या होता है कि जैसा बच्चे को फील हो रहा है, ठीक है, उसकी जगह खुद को रखकर वैसा ही फील करना, यानी समानुभूति, ठीक है। ये भी जो है बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। जब आप बच्चे के इमोशंस को समझ पाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। उसको लगता है कि जो टीचर है वो बच्चे को महत्व दे रहा है, बच्चे की बातों को सुन रहा है, ठीक है। तो फिर बच्चे को भी सीखने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो ये भी बात आपके यहाँ पर सही है। मानकीकृत निर्देश, यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही जो है बच्चे के सीखने में बाधक होगा, क्योंकि जब मानकीकृत निर्देश का मतलब क्या होता है कि एक बार जो कह दिया वो कह दिया, यानी बिल्कुल फिक्स्ड चीज़ है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होती है, ठीक है। जो निर्देश देने चाहिए बच्चे को, या फिर निर्देश जो है, या फिर जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों में चेंज भी लाएं, है ना। जैसी बच्चे की ज़रूरत है, अगर बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो हम उसके लिए अलग टीचिंग मेथड का यूज करें, ठीक है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनका हम यूज करके बच्चे को सिखाएं, ताकि बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। उचित समायोजन, अब देखिए अगर हम जो है एक अच्छा समायोजन करेंगे, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जो है बच्चा दृष्टिबाधित है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ऑडियो वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बच्चे को एक उचित समायोजन दिया, ठीक है। यानी बच्चा जो है उन चीज़ों को सीख पाए, इसलिए हमने बच्चे को ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड की। तो इससे भी बच्चे को क्या होती है, सीखने में हेल्प मिलती है। तो तीनों बातें ऐसी हैं जिससे कि बच्चे को सीखने में हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पर जो मानकीकृत निर्देश है यही आपका ऐसा है जो कि बच्चे के सीखने में बाधक होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। और मानकीकृत आपके एग्जाम के लिए ही एक क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर ये आपको ऑप्शन में दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। बट यहाँ पर हमसे नहीं ही पूछ रखा था, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए। देखिए जो प्रभावशाली शिक्षण ये कब होता है, जब एक टीचर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करे, ठीक है। जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे की सीखने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। सभी बच्चे जो एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीख सकते, ठीक है। मान लीजिए आप जो एक क्लासरूम में एक ही तरीके को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या वहाँ पर सभी बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे जो है अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, अलग तरीक़ों से जो है उन चीज़ों को करते हैं, है ना। तो इसलिए जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी क्लासरूम में अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को एक मेथड के थ्रू समझ में आ जाए और किसी बच्चे को दूसरे मेथड के थ्रू समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्लासरूम में जो है अलग अलग गतिविधियाँ भी कराई जानी चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाया भी जाना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो है वहाँ पर सीख सके, चीज़ों को समझ सके। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बच्चे के अंदर उनको नज़रअंदाज किया जाए, ठीक है, उनको खारिज कर दिया जाए, बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है, जब संप्रत्ययों को अमूर्त बनाकर वह असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए। देखिए जब जो संप्रत्यय होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जब बच्चे को अमूर्त तरीके से, पहले तो बच्चे को मूर्त चीज़ें विकसित करनी चाहिए, ठीक है, जिसको बच्चा देख सकता है, जिसके बारे में टच एंड फील कर सकता है। उसके बाद जो है बच्चे को अमूर्त की तरफ लेके जाना चाहिए, यानी जो टीचिंग कराना चाहिए बच्चे को कैसे कराना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ कराना चाहिए, ठीक है। बच्चे को पहले मूर्त चीज़ें जिसको बच्चा टच एंड फील कर पा रहा है उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद में बच्चे को जो है अमूर्त चीज़ों की तरफ लेकर के जाना चाहिए। बट यहाँ पर पहले ही अमूर्त की बात की है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या रखा था, असंदर्भित तरीके से, बच्चे को संदर्भ में चीज़ें पढ़ानी चाहिए। असंदर्भित का मतलब क्या हो गया, बच्चा रह रहा है इंडिया में, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं यूएसए का, ठीक है, बच्चा वहाँ पर कभी गया ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं है, ठीक है, उन जगहों के बारे में बच्चे ने देखा ही नहीं कभी, तो बच्चा उस चीज़ से कैसे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चे को जो है वही एग्जाम्पल दीजिए जो कि उसने अपने आसपास देख रखा हो, ठीक है, जहाँ से वो चीज़ों को रिलेट कर पाए, है ना। यानी बच्चे को संदर्भ में चीज़ें पढ़ाइए, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा।
जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित है। अब देखिए, जब कक्षा का वातावरण ही भय और तनाव से भरा हुआ हो, ठीक है, बच्चा जो है डर डर के चीज़ों को सीख रहा है, तो क्या वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा? फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, दबाव में आकर के चीज़ों को सीखेगा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। जब सीखने में संवेगों के प्रयोग को स्वीकार व संबोधित किया जाए, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे के इमोशंस है ना, इनको स्वीकार किया जाए, ठीक है, इनको संबोधित किया जाए, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की जो है सीखने तर्क करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जो बच्चे के संवेग होते हैं, जब एक टीचर जो है बच्चे से इमोशनली रूप से कनेक्ट हो जाता है, तब बच्चे जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को समझता है, सीखता है, ठीक है, और उसको लगता है कि जो क्लासरूम में वहाँ पर जो बच्चा है उसको महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, उसकी जो क्वेश्चन है उसको सुना जा रहा है, तब बच्चा जो है सीखने में इंटरेस्ट लेता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में पानी डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है, ठीक है। अब देखिए, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, आप सभी को पता ही है। पहली जो इनकी अवस्था है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। दूसरी इनकी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। और जो तीसरी इनकी स्टेज है वह क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और लास्ट स्टेज इनकी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो पियाजे की सेकंड वाली स्टेज है, ठीक है, इसी के बारे में पूछ रखा है, क्योंकि जो बच्चा है वो यहाँ पर कितने साल तक का है, 5 साल तक का है, ठीक है, यानी कि 2 से 7 साल का है पियाजे की सेकंड वाली स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वो यहाँ पर संरक्षण नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको जरा यहाँ पर देखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो 5 साल का रमेश है वो तर्क करता है कि जब एक चौड़े ग्लास से, ठीक है, एक लंबे ग्लास में पानी डाला जाता है, तो जो पानी की मात्रा होती है वो क्या होती है, यहाँ पर अधिक हो जाती है, ठीक है। इसी प्रयोग को जो है जीन पियाजे ने भी यहाँ पर किया हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक लंबे ग्लास में यहाँ पर वाटर को ले रखा था, ठीक है, और एक चौड़े ग्लास में यहाँ पर जो है पानी को ले रखा था, ठीक है। और उन्होंने जो है बच्चे से पूछा कि कौन से जो है ग्लास में पानी अधिक है। तो जो बच्चा है उन्होंने क्या जवाब दिया था यहाँ पर कि लंबे वाले ग्लास में जो है पानी की मात्रा अधिक है। बट जो पानी की मात्रा वो दोनों में क्या थी, सेम थी, ठीक है। बट बच्चे को यहाँ पर क्या लगता है कि जो चीज़ लंबी है, ठीक है, जो चीज़ दिखने में बड़ी है उसमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जो चीज़ दिखने में छोटी है उसमें जो है पानी की मात्रा कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज पर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रमेश है वो भी यही तर्क दे रहा है कि जब जो है इस चौड़े वाले बर्तन से जो पानी है वो इस लंबे वाले बर्तन में डाला गया तो जो पानी है वो अधिक हो गया, ठीक है, जबकि जो पानी था वो सेम ही था, ठीक है, चाहे चौड़े बर्तन में पानी हो या फिर लंबे बर्तन में उसी पानी को डाल दिया जाए, बात तो एक ही होगी। बट बच्चा क्या कहेगा, नहीं, जो चीज़ लंबी है उसमें जो है पानी की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, उसको देखने में लग रहा होगा कि वो उसमें जो है पानी की मात्रा अधिक है। तो इस पर यही वाला एक्सपेरिमेंट जो है जीन पियाजे ने यहाँ पर किया हुआ था और उन्होंने यही बताया कि जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर जब 2 से 7 साल के होते हैं तो जो उनका ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ जो है चीज़ों की शेप और साइज पर होता है, उनका ध्यान क्वांटिटी पर नहीं होता है, मात्रा पर नहीं होता है। इसका एक और एग्जांपल जो है आप लोग अक्सर जो है अपने घरों में देखते होंगे, जैसे कि जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, कभी आप जो इसको एक 5 का नोट दिखाइएगा और जो है 5 के 5 सिक्के यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक एक के 5 सिक्के यहाँ पर बच्चे को दिखाइएगा, बच्चा क्या कहेगा कि नहीं हम तो सिक्के लेंगे, ठीक है, 5 का एक नोट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है सिक्के तो ज़्यादा हैं, ठीक है, नोट तो हमको एक ही दी जा रही है बट सिक्के तो 5 हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो सिर्फ जो है चीज़ों की शेप और साइज पर ही उसका ध्यान होता है, यानी उसको लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए जो जीन पियाजे वो कहते हैं कि बच्चा यहाँ पर मात्रा को ध्यान में रखता ही नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी को ध्यान में रखता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, यानी अजर्शन जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। बट रीज़न क्या दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चा होगा वो कौन सी स्टेज में होगा, पियाजे की सेकंड वाले स्टेज में होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। बट यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दे रखा है पियाजे की 7 से जो 11 साल तक की अवस्था है, जो थर्ड वाली स्टेज है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर अब जो संरक्षण का अभाव था
प्री ऑपरेशनल स्टेज में अब ये दूर हो जाता है। ठीक है, बच्चा समझ जाता है कि चाहे आप उसको 5 का एक नोट दे दो या फिर जो है एक एक के 5 सिक्के दे दो, बात एक ही है। ठीक है, वो किसी को भी ले लेगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हो गया, उसको नॉलेज हो गई है, यानी उसका जो ध्यान है अब शेप और साइज पे नहीं रहता है। वो समझ जाता है कि जो चीज़ों की क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो सेम रहती है। तो यहाँ पर जब प्याजे के 3rd स्टेज में आता है बच्चा, तो इन चीज़ों के बारे में जान जाता है, समझ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है जो कि नहीं समझ पा रहा है, वो कौन सी स्टेज में होगा, सेकंड वाले स्टेज में होगा, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। तो रीजन आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे रखा है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। हालांकि जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ से आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले भी जो है आपकी क्लासेस बहुत सारी हो गई हैं, तो उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, अभी लेटेस्ट एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको जो सीरीज आपकी चली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कि इसमें कंप्लीटली कराया जाएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरीज रह जाती हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।